भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद प्रिय अनुराग ठाकुर, महामंत्री श्री नितिन नवीन, श्री राहुल कोठारी, हर्ष यादवी, स्वदेश सिंह और संदीप ठाकुर और इस सभागार में उपस्थित सभी युवा मित्रों, सचमुच आप लोग बेताब हैं कि वैसे ही कह दिया? वैसे आपने देखा होगा कि राहुल कोठारी ने मेरी कुछ जरूरत से ज्यादा प्रशंसा कर दी है। और उन्होंने बिल्कुल प्लान्ड वे में मेरी वैल्यू आप लोगों के सामने बढ़ाने की कोशिश की है। यह सच है। मैं यही सोच रहा था कि इनके ऊपर भी इन्फ्लेशन का, महंगाई का असर है। आजकल हर चीज की वैल्यू बढ़ रही है, शायद उसी रॉ में उन्होंने हमारी भी वैल्यू बढ़ाने की कोशिश की है। मित्रों, मैं सबसे पहले आप सभी को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि हमारे सभी नौजवानों के अंदर वह योग्यता, क्षमता और प्रतिभा दे ताकि भारत को हम जैसा महान भारत बनाना चाहते हैं वैसा महान भारत बनाने में हमें कामयाबी हासिल हो सके। इसलिए आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। और हम ऐसे देश के नागरिक हैं जिस देश में अप्रॉक्सीमेटली 65% पॉपुलेशन हमारे नौजवानों की है। माने हम यह कह सकते हैं, इतनी बड़ी यूथ फोर्स इस कंट्री में यदि किसी भी कंट्री के पास है तो वह केवल और केवल भारत के पास है और दुनिया में किसी के पास नहीं है। इतनी बड़ी यूथ फोर्स जिसके पास हो, जिसके पास नेचुरल रिसोर्सेस की किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो, उस मामले में भी सारी दुनिया में एक अपनी साख रखता हो, वह देश आज भी पिछड़ा हुआ देश है। और दुनिया के गरीब देशों में, दुनिया के सर्वाधिक बेरोजगार देशों में भारत की गणना हो तो मैं समझता हूं इससे बड़ी चुनौती हमारे देश के नौजवानों के लिए और कोई दूसरी नहीं हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से हिंदुस्तान के सारे नौजवानों को पार्टी के साथ जोड़ने का फैसला किया है, क्योंकि बिना इनकी क्षमता का उपयोग किए हम भारत को जैसा भारत बनाना चाहते हैं वह हमारा स्वप्न कभी साकार नहीं हो पाएगा। यह हमारी सोच है। और भारत के इतिहास के पन्नों को यदि हम पलट कर देखें तो स्वाभाविक रूप से हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि पहली बार भारत की जो कल्चर है, भारत की जो संस्कृति है, उस संस्कृत की ध्वज पताका अंतर्राष्ट्रीय जगत में फहराने वाला पहला ग्लोबल यूथ भी यदि कहीं कोई यदि हुआ तो स्वामी विवेकानंद हुए, जिनकी की बहुत ही छोटी आयु थी, बहुत ही कम आयु थी। मैं कहता हूं कि सचमुच भारत का पहला ग्लोबल यूथ यदि मुझे कहना हो तो मैं स्वामी विवेकानंद को ही कहूंगा। क्या नहीं कर सकता है नौजवान। संत महात्माओं के बारे में भी विचार करता हूं, तब भी मैं देखता हूं बड़ा काम यदि किया है कम आयु में। शंकराचार्य का हमने नाम सुना होगा, तो वो भी उन्होंने 16 साल किया आयु में ही करिश्मा किया था। नौजवानों के अंदर अद्भुत क्षमता है और मैं मानता हूं कि वह केवल अपना ही भाग्य बना नहीं सकते हैं बल्कि भारत के भाग्य को भी बना सकते हैं, भारत के भाग्य को भी सुधार सकते हैं। यह क्षमता हमारे नौजवानों के अंदर है। और जैसा अनुराग ठाकुर ने बोलते समय कहा कि हम भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, अंतिम सेंटेंस इनका यही था। यहीं से अपनी बात की मैं शुरुआत करना चाहता हूं। भारत को यदि आप विश्व गुरु बनाना चाहते हो तो आपकी सोच एकांगी नहीं होनी चाहिए, वन साइडेड नहीं होनी चाहिए। भारत आर्थिक दृष्टि से विकसित, इकोनॉमिकली डेवलप्ड यदि कंट्री बन जाता है तो इसी से भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में हमारी जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं हमारे ऊपर यह आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इज द हिंदू फंडामेंटलिस्ट पार्टी। हमको यह कहा जाता है।
लेकिन आप नौजवानों को मैं बतलाना चाहता हूं, पूरी ईमानदारी से बतलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी ऑफ दिस कंट्री which is not a fundamentalist party, but development oriented national political party. लेकिन हम इस सच्चाई को भी जानते हैं कि केवल डेवलपमेंट के माध्यम से हम भारत को विश्व गुरु नहीं बना सकते। डेवलपमेंट के माध्यम से हम भारत की गरीबी को दूर करेंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे, भारत को हम एक सुपर इकोनॉमिक पावर, विश्व की एक आर्थिक महाशक्ति तो हम बना सकते हैं, लेकिन विश्व गुरु नहीं बना सकते। कैसे होगा? हम चाहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी भारत का हो और भारत के कल्चर, भारत के संस्कृति की जो सबसे बड़ी ताकत है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी हो। इकोनॉमिक प्लस स्पिरिचुअल। नौजवानों, जरा इस बात की तरफ ध्यान देना। मैं जानता हूं कि आज का एजुकेशन सिस्टम स्पिरिचुअलिज्म के बारे में जितनी गहरी जानकारी दी जानी चाहिए, आज के एजुकेशन सिस्टम से वो हमारे नौजवानों को नहीं प्राप्त हो पाती है। कोई ये कह सकता है कि मैं स्पिरिचुअलिज्म की बात नौजवानों के सामने कर रहा हूं। मंदिर में जाकर पूजा करना, मस्जिद में जाकर इबादत करना, गिरजाघर में जाकर सजदा करना, यह स्पिरिचुअलिज्म नहीं है, यह अध्यात्म नहीं है। मनुष्य होल यूनिवर्स में, पूरी सृष्टि में यदि कोई सचमुच मन प्रधान प्राणी है, मन जो मनुष्य को गवर्न करता है, यदि मन प्रधान यदि कोई प्राणी है तो वह केवल मनुष्य है। शेष प्राणी हमारे यहां हृदय प्रधान माने गए हैं। मन से ही भावनाएं पैदा होती हैं। यह सच है कि नहीं है? इसीलिए मनुष्य के बारे में कहा गया है कि मनुष्य भावना प्रधान प्राणी है। मैं सभी बच्चों से यह मैं कहूंगा कि ध्यान से इस बात को सुनना। इसीलिए मनुष्य के पास मन होता है, मन से ही भावनाएं पैदा होती हैं। इसीलिए मनुष्य को कहा गया है कि मनुष्य भावना प्रधान प्राणी होता है। लोग ये कहते हैं कि भावना से क्या होता है साहब? पति पत्नी का रिश्ता भावनाओं का रिश्ता होता है, खून का रिश्ता नहीं होता है। अपने राष्ट्र और समाज के साथ जो रिश्ता होता है वो भावनाओं का रिश्ता होता है, खून का रिश्ता नहीं होता है। चंद्रशेखर आजाद 26 साल की जवानी, अपने अंग्रेज दुश्मनों को अपनी रिवाल्वर की गोलियों से भूनते भूनते चिंता यह सताने लगी जब रिवाल्वर में अंतिम गोली शेष बची। कहीं विदेशियों के रिवाल्वर की विदेशी गोली हमारे जिस्म में प्रवेश कर हमारे जिस्म को नापाक न कर दे, इसलिए राष्ट्रीय स्वाभिमान, नेशनल प्राइड के धनी चंद्रशेखर आजाद ने अपने ही रिवाल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में दाग लेने का काम किया था। तब जाकर देश को आजादी मिली। वह क्या था? इस धरती के साथ कोई खून का रिश्ता था, राष्ट्र के साथ था, भावनाओं का रिश्ता था। अशफाक उल्लाह खां 21 साल की जवानी, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। मां कहती थी बेटा शादी कर ले, मेरी सेवा करेगी बहू। लेकिन फांसी के तख्त पर खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि मेरी मां को संदेश दे दो कि आज मैं अपनी शादी रचाने जा रहा हूं, अपना निकाह करने जा रहा हूं। मजिस्ट्रेट ने पूछा कि कहाँ निकाह वो है, लड़की कहाँ जिसके साथ तुम्हारा निकाह होने जा रहा है, शादी होने जा रही है? अरे उसने कहा देखो ये फांसी का फंदा, यही हमारी महबूबा है जिसे आज मैं अपने गले से लगाने जा रहा हूं। क्या है? यही भावनाओं का रिश्ता है मेरे नौजवानों, यही भावनाओं का रिश्ता है। मनुष्य मन प्रधान प्राणी है, मनुष्य भावना प्रधान प्राणी है। एलिवेशन ऑफ मन का बड़ा करना, एलिवेशन ऑफ मन, इसे ही हमारे यहां अध्यात्म कहा गया है, इसे ही हमारे यहां स्पिरिचुअलिज्म कहा गया है। क्यों कहा गया है? इसमें कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कि मैथमेटिक्स पढ़ा है, फिजिक्स पढ़ा है? जो हाथ उठाइए। लगभग सभी। इंजीनियरिंग कॉलेज के इसमें हैं स्टूडेंट्स, आईटी के हैं, तो लगभग हाई स्कूल तक तो मैथमेटिक्स सबने पढ़ा होगा ना? सबने? चलो चलेगा तुम। तो मैं एक मैथमेटिक्स का फार्मूला आप सबके सामने रखना चाहता हूं, इसको केवल सिद्ध करने के लिए
मन बड़ा होने से मनुष्य को क्या मिलता है? यह बताओ, अपने जीवन में आप क्या चाहते हो? क्या केवल ज्ञान से सुख की प्राप्ति होगी? चाहते हो आप सुख? सही बात है कि नहीं? आनंद चाहते हो, यही चाहते हो ना? केवल ज्ञान से सुख की प्राप्ति तो नहीं हो सकती है। मान लो तुमको बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, बहुत बड़े विद्वान हो गए, और कोई आकर सीधे अपशब्दों का प्रयोग करे, गाली गलौज करे, तो सुख मिलेगा? तब कैसे कह दिया ज्ञान? नहीं मिलेगा। सुख कैसे मिलेगा? मन बड़ा होने से मिलेगा। मन जिसे भावनाएं पैदा होती हैं, और हमारा अध्यात्म यही कहता है कि मन बड़ा करो। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता है, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। तो मन बड़ा होने से हैप्पीनेस, सुख कैसे प्राप्त होता है? इसे मैथमेटिकल यदि इक्वेशन में कहना हो तो कैसे हम कहेंगे? मान लो कि मन एक सर्किल है, एक वृत्त है। वृत्त जानते हो सब ना? सर्किल। मान लो ये हमारा मन एक सर्किल है। सर्किल का सर्कमफेरेंस, इसकी जो परिधि है, इसको जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे आप ये देखोगे कि वो सर्किल अपने आप बड़ा होता चला जाता है। इतना बड़ा सर्किल है, इसका सर्कमफेरेंस यानी इसकी डायमीटर को बढ़ाओ, बड़ा हो जाएगा, इससे भी बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा। तो सुख का और मन का रिश्ता क्या है? तेरी डायमीटर और सर्कमफेरेंस का। यदि मैथमेटिकल इक्वेशन में कहना होता है, जैसे मैंने कहा ना, जैसे जैसे मन बड़ा करते जाओगे वैसे ही वैसे मैग्नीट्यूड ऑफ सुख, मैग्नीट्यूड ऑफ हैप्पीनेस ये बढ़ती चली जाएगी। इसे मैथमेटिकल इक्वेशन में यदि कहना हो तो मैं कह सकता हूं कि सर्कमफेरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख। होगा ना? अभी आप ये कहोगे क्या भारत में ऐसा था? मैं कहूंगा हां। तो आप कहोगे कहां था? ये बताओ, दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष किस धरती से हुआ है? पूरी भारत की धरती से हुआ है। हमने केवल भारतवासियों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व को अपने परिवार का सदस्य माना है। क्रीडवंतो विश्वमार्यम, हम भारत को ही श्रेष्ठ नहीं बनाना चाहते हैं, बल्कि सारे विश्व को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। यह सोच, यह चिंतन, यह मन का बड़प्पन यदि किसी भी देश में रहा है तो केवल भारत में रहा है। बहुत अच्छे 50 उदाहरण हैं, लंबा नहीं करूंगा। मन बड़ा होना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब तक मन बड़ा नहीं होगा तब तक आप विश्वगुरु नहीं बन सकते। मन बड़ा होने से ही कोई व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, स्पिरिचुअल होता है। तो भारत को सचमुच हमें विश्वगुरु के पद पर यदि बैठाना है तो इसका आर्थिक विकास भी होना चाहिए और साथ ही साथ आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिए, तभी हम विश्वगुरु बन सकते हैं। तो एक सवाल आपके दिमाग में यह खड़ा होगा, तो भारतीय जनता पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी है, टू अचीव द टारगेट ऑफ पावर। ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान की अकेली पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जो कि भारत की कल्चरल स्ट्रीम, सांस्कृतिक धारा के साथ जुड़ी हुई पॉलिटिकल पार्टी है। अकेली पॉलिटिकल पार्टी इस देश की है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जो कल्चरल स्ट्रीम के साथ जुड़ी हुई है। इसीलिए हमने अपनी आइडियोलॉजी को जो स्वीकार किया है वह कल्चरल नेशनलिज्म किया है। हमारी कल्चरल नेशनलिज्म, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की आइडियोलॉजी, यह हमारी आइडियोलॉजी है। किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई दर्शन नहीं है। और आप जानते हो हिंदी में दर्शन किसे कहते हैं? मालूम है किसी को? नहीं मालूम। दर्शन जो मनुष्य को जीवन में दिशा भी दे और साथ ही साथ दृष्टि भी दे, उसे ही दर्शन कहते हैं।
तो दिशा और दृष्टि देने की आइडियोलॉजी यदि किसी के पास है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के पास। यह है हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। इसलिए हम नौजवानों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। हम केवल सत्ता हासिल करने के लिए आपको नहीं जोड़ना चाहते नौजवानों। बहुत नए नए आजकल देश की राजनीति में एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, प्रयोग हो रहे हैं, बहुत नए नए हो रहे हैं। गरीबी दूर कर देंगे, बेरोजगारी दूर कर देंगे, यह कर देंगे, वो कर। वाइडर थिंकिंग चाहिए, व्यापक सोच चाहिए। बिना उसके नहीं हो सकता। जिसकी अपनी आइडियोलॉजी नहीं होगी, एक नेता कुछ बोलेगा, दूसरा कुछ बोलेगा, तीसरा कुछ बोलेगा, वो कहेगा मैं उससे सहमत नहीं हूं, वो कहे उससे सहमत नहीं। ऐसे नहीं होता है। ऐसे कोई भी संस्था अथवा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चलती है। आज हम कहें कुछ, कल कहें कुछ, इससे नहीं चलेगा। जैसे मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी क्या होती है, बतलाओ आप सब। और थोड़ा सा ऊपर ले जाओ, और ऊपर जाओ। ना 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 और ऊपर जाओ। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी, समाज में यदि काम करना चाहते हो तो सबसे बड़ी पूंजी होती है क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता। सबसे बड़ी पूंजी। लोगों का दिल जीतना चाहते हो, लोगों को जोड़ना चाहते हो। आजकल की नए एक्सपेरिमेंट्स में हो क्या रहा है, जो नए प्रयोग आजकल चल रहे हैं, क्या हो रहा है? आज कहते हैं कुछ, कल जब सत्ता आ जाती है पलट जाते हैं। है कि नहीं है? चावल पका कि नहीं पका, यह देखने के लिए पूरे चावल को ऐसे से करके सबको नहीं देखा जाता है पक गया कि नहीं, एक पकड़ा जाता है। यानी एक बार क्रेडिबिलिटी लॉस यदि हो गया तो जो बुद्धिमान होगा वह समझ जाएगा, एक बार क्रेडिबिलिटी लॉस होने के बाद जो है फिर उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी पूंजी होती है। बहुत सोच समझकर हम लोगों ने यह फैसला किया है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की यूथ विंग बनाई है। और मुझे कहते हुए खुशी है कि हमने अपने प्रेसिडेंट को भी जिसे बनाया है वो बहुत ही डायनेमिक, बहुत ही डायनेमिक, और जिसका कि पार्लियामेंट में भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, अनुराग ठाकुर, जिसके पास एक सोच है जो नौजवानों को एक दिशा दे सकता है। हम केवल गुमराह करने के लिए नौजवानों के बीच नहीं जाना चाहते। कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम इन्होंने तय किया है। जिसके पास इमेजिनेशन होगा, जिसके पास काल्पनिक क्षमता होगी, वही इस काम को कर सकता है। मैं सारे नौजवानों को, हमारे नितिन हैं, राहुल हैं, संदीप हैं, हर्ष हैं, स्वदेश हैं, बहुत अच्छे लोग हैं सब। कैंपस में हम इसलिए जाना चाहते हैं कि हमारा नौजवान गुमराह न होने पाए। मटेरियलिस्टिक वैल्यूज, भौतिकवादी जीवन, भौतिकवादी माने जहां पर खाओ, कमाओ, खाओ, मौज करो। ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत यावत जीवेत सुखम जीवेत। खूब कर्ज लो, घी पियो, सुख से जियो, चाहे दुनिया बाढ़ में जाए। हम इस दर्शन में विश्वास नहीं करते। यदि हमको यही करना होता तो भगवान जानवर न बना दिया होता। मनुष्य क्यों बनाया? मनुष्य बनाया है क्योंकि मैन इज ए सोशल क्रीचर। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, केवल पारिवारिक नहीं है, सामाजिक प्राणी है। समाज, हमको यदि कहना हो समाज, तो समाज हम केवल अपनी जाति को नहीं कहते, हम अपने धर्मावलंबियों को ही केवल समाज नहीं मानते, हम केवल भारतवासियों को ही समाज नहीं मानते, हम सारे विश्व का जो परिवार है पूरे समाज को मानते, उस सबको समाज मानते हैं। इतनी वाइडर पर्सपेक्टिव में सोचने वाली यह भारतीय जनता पार्टी है। इसीलिए इस कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम के माध्यम से हम देश के नौजवानों को जोड़ना चाहते हैं। यह काम तो ऑनलाइन चलेगा, लेकिन ऑफ द लाइन भी सिग्नेचर कैंपेन चलाने का फैसला बीजेपी ने किया है। मैं अपने सभी नौजवानों को बधाई देता हूं, इन्हें शुभकामनाएं देता हूं, इन्हें आशीर्वाद देता हूं। जोड़ो मित्रों,
और आप कहोगे कि राजनीति तो दलदल है, राजनीति में बहुत गंदी है, सब झूठ बोलते हैं, सब बड़े गड़बड़ हैं, सब भ्रष्ट हैं। दुनिया को मत देखो, अपने को देखो। हम यदि जाएंगे तो हम सुधारेंगे। यह कन्विक्शन अपने अंदर होना चाहिए। यदि यह कहीं गड़बड़ भी होगा, लेकिन मैं भी राजनीति में काम कर रहा हूं, मैं कहता हूं सब गड़बड़ नहीं होते। अब आप ये पूछोगे कि आप राजनीति में क्यों चले आए। मैं भी फिजिक्स से एमएससी हूं, मैं भी टीचर था, हमने भी रिसर्च किया है, लेकिन डॉक्टरेट की डिग्री नहीं ली है। ऑनरेरी मिल गई होगी वो अलग की बात है, रिसर्च किया था, पूरा किया था। लेकिन उस समय मैंने, जब उत्तर प्रदेश का जब मैं एजुकेशन मिनिस्टर था, तो उस समय मैंने एक एंटी कॉपिंग ऑर्डिनेंस जारी किया था। मास कॉपिंग होती थी वहां, और जब यह ऑर्डिनेंस जारी किया, नकल रोकने का ऑर्डिनेंस, और उसके बाद जब मैंने नकल रोकी, तो पहले रिजल्ट वहां 70%, 75%, 80% होता रहता था। और जब मैं एजुकेशन मिनिस्टर बना, तो हमारे सारे मित्र विरोध कर रहे थे कि पार्टी डूब जाएगी, कैसी राजनीति आप कर रहे हो। मैंने कहा हम राजनीति करते हैं तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। और वह नकल विरोधी कानून लागू किया था, तो राजनीति को हम किस रूप में स्वीकार करते हैं। राजनीति यह शब्द दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नीति। नीति यह संस्कृत के नए धातु। संस्कृत इस देश की नहीं, सारे विश्व की सबसे समृद्धशाली भाषा है, सबसे रिच लैंग्वेज है। संस्कृत का आज का लोप होता जा रहा है, यह विडंबना है। सबसे रिच, कंप्यूटर के लिए भी सबसे मोस्ट इफिशिएंट और सबसे एप्रोप्रिएट यदि कोई लैंग्वेज है तो हमारी संस्कृत की है। इसीलिए मैं एजुकेशन मिनिस्टर रहते हुए वैदिक मैथमेटिक्स लागू की थी, और उसमें रुड़की यूनिवर्सिटी और सारे देश भर में 1 साल के अंदर 36 पुस्तकें हमारे विद्वानों ने लिखी थी। इस पर 36 पुस्तकें उस समय लिखी। कंप्यूटर की एफिशिएंसी को भी बढ़ाना चाहते हैं तो संस्कृत लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस समय किया था, तो मैंने कहा ना कि राजनीति ये दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ है। और मित्रों, मैं आप सबका आह्वान करना चाहता हूं कि राजनीति यह दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नीति। नीति यह संस्कृत के नए धातु होता है, उससे बना हुआ है यह शब्द, जिसका अर्थ होता है ले जाना, टू कैरी आउट, ले जाना, किशोर ले जाना, सन्मार्ग की ओर ले जाना, अच्छे मार्ग की ओर ले जाना। ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो समाज को अच्छे मार्ग पर यानी सन्मार्ग पर ले जाने का काम करे, उसे ही हम राजनीति कहते हैं, उसे ही हम राजनीति। ऐसा राज जो समाज को सन्मार्ग की ओर ले जाने वाला हो, उसे ही हम राजनीति कहते हैं। भारत की राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि यह भारत की राजनीति, यह शब्द भी खो चुकी है, इस शब्द का अर्थ भी खो चुकी है, इसका भाव भी खो चुकी है। आइए, मैं आपके माध्यम से आपका भी और सारे देश के नौजवानों का आह्वान करना चाहता हूं कि हम यह संकल्प लें कि राजनीति, इस शब्द का जो खोया हुआ अर्थ और खोया हुआ भाव, दोनों का मतलब समझ रहे हो आप ना। खोया हुआ इसका अर्थ, इसकी मीनिंग और इसका भाव, हम जब तक भारत की राजनीति में पुनः स्थापित नहीं कर लेंगे, तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। इस संकल्प के साथ हम सबको आगे बढ़ने की जरूरत है। और मित्रों, हमारी शुभकामनाएं हैं आप सबको। बढ़िए, पूरी ताकत के साथ बढ़िए, काम बड़ा है और जरूरत होगी तो फिर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको।